चलो आज देखते हैं बायोलॉजी, यानी है ना, बायोलॉजी का चैप्टर 2 है ना। बायोलॉजी का चैप्टर 2 क्या है? श्वसन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। तो हम बायोलॉजी, है ना। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक जरा सा हम देखते हैं। अगर हम बात करते हैं क्या बोल रहे थे, देखो क्या है कि हम क्या बता रहे थे, हम श्वसन, यानी कहने का अर्थ है श्वसन समझने से पहले हम समझते हैं क्या कि ये श्वसन तो हो गया दूसरा चैप्टर। देखो ये क्या है ना कि हर एक चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, ठीक है। जैसे जब तक अगर पहला चैप्टर अगर नहीं समझ में आया तो क्या श्वसन समझ में आ जाएगा? नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पहला चैप्टर से रिलेटेड ही दूसरा चैप्टर है। क्योंकि श्वसन का यूज क्या है, हम कहते हैं श्वसन, तो श्वसन क्या है? अगर सिंपल सी अगर उदाहरण दे, जो हम लोग श्वसन के लिए क्या, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी ऑक्सीजन जब हम श्वसन क्या, जो सांस लेने की क्रिया, यानी सांस लेने की क्रिया ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। सांस लेने की क्रिया, लेने और छोड़ने की क्रिया ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। अगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो वही प्रोसेस क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। तो श्वसन तो यही है, लेकिन श्वसन क्यों करते हैं, आखिर श्वसन क्यों जरूरी है? तो इसके लिए हम क्या, पहला अगर हम पहले चैप्टर की बात करते तो हम क्या देखें? पोषण, है ना। पोषण 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 कहने का मतलब हम जो भोजन लेते हैं, कैसे जीवों में पोषण, यही ना था, जीवों में पोषण। तो जीवों में पोषण की अगर हम बात करें, पोषण की क्रिया देखें, यानी खाना कैसे खाते हैं, खाना खाने की प्रक्रिया हो गया, खाना पाचन की प्रक्रिया होगा, यानी किस प्रकार से भोजन पचता है, किस प्रकार से, है ना, अवशोषण होता है, यानी पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, ठीक है। और मल द्वार के द्वारा जो बचा हुआ भोजन है वो क्या होता है? बाहर निकलता है। तो कहने का अर्थ है निष्क्रिय। तो ये सारा प्रोसेस हम देखें, तो यहाँ तक तो हम देखें कि भोजन पचता कैसे है, भोजन का अवशोषण कैसे होता है, ठीक है। लेकिन जब भोजन का अवशोषण हुआ तो अब बताओ हम भोजन करते क्यों हैं? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अब बताओ भोजन का यहाँ अगर हम यहाँ देखे थे, एक थोड़ा सा और पॉइंट समझते हैं, इसके बाद हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, श्वसन से। देखो ऐसे ही नहीं कनेक्ट हो जाता, कनेक्ट करना पड़ता। अब देखो, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि हम पढ़े थे छोटी आंत के बारे में, छोटी आंत, और पढ़े थे लास्ट टर्म ये था ना, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये दोनों। तो ये दोनों में हम क्या देखे थे कि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता था, पूर्ण पाचन भोजन का। अब पूर्ण पाचन होने के बाद भोजन का अवशोषण भी यही होता था, जो भोजन पच गया उसका अवशोषण भी होता था। अवशोषण और इसी पार्ट से क्या निष्क्रिय भी होता है, जो भोजन अपचित रह जाता है, अपचित रह जाता, वो भोजन कहाँ चला जाता था? यानी अपचित भोजन जो नहीं पचता था, तो जो नहीं पचता वो कहाँ चला जाता था? बड़ी आंत। अब बड़ी आंत को भी 3 भाग में बांटे थे, है ना, 3 भाग में बांटते थे। अब इसके द्वारा तीनों भाग से होते हुए ये कहाँ जाता था? रेक्टम, यानी रेक्टम, रेक्टम, रेक्टम बोले तो मल द्वार। अब मल द्वार होते हुए क्या अपचित भोजन क्या होता है? मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। अब इससे तो हमको मतलब अभी नहीं है, ये तो बाहर की क्रिया हो गई, यानी जो अपचित भोजन है उसको जो है बड़ी आंत में जाता है, उसके 3 पार्ट है, उसके थ्रू जो है मल द्वार तक जाता है और भोजन क्या होता है? अपचित भोजन बाहर निकल जाता है। तो हमको इससे मतलब नहीं है। मतलब किससे है? तो मतलब यहाँ है हमको ये वाला फंडा, क्या कि अपचित, ये भी हटा दो, ठीक है, इससे हमको मतलब नहीं है। भोजन का पाचन हुआ, भोजन का क्या हुआ? पाचन हुआ। पाचन के बाद, है ना, पाचन के बाद क्या हुआ? अवशोषण हुआ। ये जो अवशोषण हुआ यही भोजन जो है ब्लड के द्वारा शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंच जाता है, शरीर के प्रत्येक कोशिका में। अब एक चीज बताओ,
प्रत्येक कोशिका में पहुंचता है। ये जो अवशोषण होता है किस रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में। क्या होता है? ग्लूकोज के रूप में। भोजन किस रूप में अवशोषित होता है? ग्लूकोज के रूप में। अब यही ग्लूकोज जब पूरे शरीर में जाता है ब्लड के थ्रू, तो अब एक चीज़ बताओ, ब्लड के थ्रू तो चला गया, तो क्या अब ग्लूकोज से हमको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। तो क्या ग्लूकोज डायरेक्ट, अगर हमारे शरीर में डायरेक्ट ग्लूकोज इसके थ्रू भोजन से हम अवशोषित करके ग्लूकोज ले लिए तो क्या एनर्जी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। जब क्या C6H12O6 ये नहीं होता ग्लूकोज को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे ना, तभी ये क्या देगा? एनर्जी देगा और हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होगा। तो यहीं से ये प्रोसेस उत्पन्न होता है, क्या? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो ये ऑक्सीजन आती है श्वसन से। कहाँ से आती है? श्वसन से आती है। ठीक है, तो यही ऑक्सीजन का प्रोसेस हो गया श्वसन से। अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गया कि श्वसन क्यों जरूरी है। तो ये जो पचित भोजन से जो प्राप्त ग्लूकोज है, जो पोषक है, तत्व है, अब इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, नहीं तो क्या है? हमारे कोशिका को ऊर्जा नहीं मिलेगा, और ऊर्जा नहीं मिलेगा तो हमारा कोशिका कार्य नहीं करेगा। जैसे हम अगर मान लो कि हम लिख रहे हैं, तो लिख रहे हैं तो सिंपल सी बात है, हम यानी कहने का अर्थ ये हाथ में एनर्जी मिल रहा है तभी ना लिख रहे हैं। हम बोल रहे हैं तो क्या एनर्जी मिल रहा है तब? अन्यथा अगर मान लो सिंपल सी, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में C6H12O6 यानी ग्लूकोज हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में पहुंच जाए, प्रत्येक कोशिका में पहुंच जाए, लेकिन ऑक्सीजन का बहाव ना हो, ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं पहुँचे, तो क्या एनर्जी मिलेगा? नहीं मिलेगा। जैसे एक इसका सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अगला पॉइंट देखो, इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, देखो कि जैसे कोरोना चल रहा था, कोरोना जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोविड-19। इसका क्या है? कोविड-19। इसमें जब ये कोविड आया था तो इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी हुआ, और ऑक्सीजन की कमी से लोग मरना स्टार्ट हो गया था। ऑक्सीजन की जब कमी हुआ तो लोग क्या हो रहा था? मर रहा था। रीजन क्या है? रीजन यही है ना, कि ऑक्सीजन जब तक हमारे शरीर में नहीं जाएगा, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगा, और ऊर्जा नहीं मिलेगा तो मनुष्य के शरीर के अंग जो है, जो कोशिका है, मनुष्य की जो कोशिका है, क्या होगा? कार्य करना बंद कर देती है। कार्य करना बंद कर देती है। जब कार्य करना बंद कर देगी तो आदमी का क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। बंद कर देती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ तक तो चलो ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जब श्वसन की बात कर ही रहे हैं, तो श्वसन की बात कर ही रहे हैं, तो श्वसन में हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। क्या कहते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं। यहाँ से एक सिंपल सी सवाल समझते हैं। देखो चैप्टर तो स्टार्ट कर ही देंगे, ठीक है। जैसे हम लोग क्या लेते हैं? सिंपल सी ऑक्सीजन लेते हैं। कहते हैं जैसे आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं कि श्वसन जो है किसके, अच्छा एक चीज़ बताओ, श्वसन किसके द्वारा होता है? श्वसन किसके द्वारा होता है? मनुष्य में श्वसन किसके द्वारा होता है ना? मनुष्य में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो नाक के द्वारा। कहता नाक के द्वारा नहीं, श्वसन किसके माध्यम से होता है? अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो फेफड़ा। यही फेफड़ा मुख्य भूमिका निभाती है श्वसन में। क्योंकि देखो अगर हम बात करते हैं वायु, तो वायु में मिक्स, हम कल भी पिछले क्लास में भी बता रहे थे कि वायु में क्या क्या है। तो अगर हम सिंपल से मेन अगर बात करें, नाइट्रोजन है 78%, है ना। उसके बाद ऑक्सीजन है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड है कितना? 0.03%, है ना। और एक और है आर्गन, मुख्य रूप से 0.093%।
ठीक है, तो ये हो गया। और बाकी जो है अन्य गैस है, अन्य गैस। तो अगर हम वायुमंडल की बात करें, वायुमंडल में इतनी सारी गैस है, ठीक है। तो अब बताओ, जब हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं, जब सांस लेते हैं तो क्या सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो क्या ऑक्सीजन ही लेते हैं? जब हम नासिका छिद्र के द्वारा जब हम सांस लेते हैं तो क्या ऑक्सीजन लेते हैं? नहीं, ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। जब नासिका छिद्र की अगर हम बात करें, नासिका छिद्र है ना, तो नासिका छिद्र की अगर बात आएगा तो यहाँ वायुमंडल में स्थित सभी गैस जो क्या होता है, वायुमंडल में सभी गैसों, सभी गैस, तो नासिका छिद्र के द्वारा जितना भी गैस है सभी गैस को लिया जाता है। और यहाँ पर क्या, फेफड़ा, फेफड़ा के पास जाता है। किसके पास जाता है? फेफड़ा के पास पहुँचता है। अब फेफड़े के पास पहुँचने के बाद, फेफड़ा के पास पहुँचने के बाद क्या होता है, तो फेफड़ा जैसे देखो, थोड़ा सा ये मान लो फेफड़ा है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है, यहाँ तक इसमें क्या होता है, छोटा छोटा बाल्ब लगा होता है, बाल्ब होता है, छोटा छोटा बाल्ब होता है। अब यहाँ तक तो देखो, ये नासिका छिद्र है, ये नासिका छिद्र यहाँ से आया, ठीक है, इधर भी गया फेफड़ा में। क्या यहाँ पर अगर हम गैस की बात करें तो यहाँ O2 है, CO2 है, AR है, N2 है, उसी तरह इधर भी जो है N2 है, O2 है, CO2 है, AR है ना, बाकी N है ना, सभी गैस है। अब यहीं से क्या होता है, रक्त नालिका गुजरती है। क्या होती है? रक्त नालिका गुजरती है। और रक्त नालिका गुजरती है तो जो ब्लड होता है, रेड ब्लड, ब्लड कितने प्रकार के होता है? रेड ब्लड 2 प्रकार के होती है, ठीक है, सब पढ़ाएंगे, ठीक है। तो रेड ब्लड होती है। ये जो रेड ब्लड है ना, तो रेड ब्लड से क्या होता है, रेड ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। यही हीमोग्लोबिन क्या होता है ना, यही हीमोग्लोबिन जो है ये फेफड़ा से ऑक्सीजन को फिल्टर करके लेता है, बाकी को जो गैस है यहीं छोड़ देता है। अब देखो, ये जो बाल्ब है ना, यही बाल्ब जो है, बाल्ब की सहायता से हीमोग्लोबिन क्या करता है, यही बाल्ब की सहायता से क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है। और बाकी जो यहाँ ब्लड में ऑलरेडी जैसे बहुत सारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है या नाइट्रोजन बनता है, उसको जो है वापस इसमें भेज देता है। और यहाँ से फिर जो है वापस जो सभी गैस क्या होता है, निकलता है। तो इसमें मुख्य रूप से CO2 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो निकलता है बहुत कम मात्रा में, लेता है तो 21%, लेकिन जाता बहुत कम है। और ज़्यादा मात्रा में क्या जाता है? CO2 जाता है। नाइट्रोजन सेम यानी 78 आता है, 78 वापस चला जाता है। नाइट्रोजन का कोई यूज नहीं है। तो यही प्रक्रिया जो है श्वसन का होता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ तक अगर दिक्कत है तो बताओ। यहाँ तक समझ में आ गया ना? यानी भोजन देखो, कनेक्ट देखो, हर चीज़ को अगर एक पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर अगर जो नहीं पढ़ा दूसरा चैप्टर समझ नहीं सकता है, ठीक है। तो पहला चैप्टर को कनेक्ट करने के लिए दूसरा चैप्टर इतना भाषण देना पड़ता है, पड़ा, ठीक है। तो कहने का अर्थ अब समझ में आ रहा है कि श्वसन का प्रोसेस क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है। अब चलो, अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए, है ना, चलते हैं चैप्टर पे, है ना, ठीक है। तो अब बात करते हैं श्वसन, है ना। अब देखो चलते हैं, एक्सरसाइज 2 श्वसन। अब देखो, अभी हम क्या बताए थे, समझना बात को, हर एक पॉइंट। पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन भोजन अणुओं के ऑक्सीकरण के द्वारा होता है, यानी ऑक्सीडेशन। अब देखो, अभी जस्ट बताए थे ना, मिटा दिए थे शायद, मिटा दिए थे, है ना। हाँ, पचे हुए भोजन, पचा हुआ भोजन यही ना। पचे हुए भोजन में ऑक्सीजन मिलना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है?
ऑक्सीकरण कहलाता है। देखो ये पॉइंट हम समझा दिए हैं। देखो है पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन। अब बताओ, यहाँ हम जस्ट बताए थे ना कि ग्लूकोज से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या एनर्जी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यही बात यहाँ पे बोल रहा है, पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन भोजन अणुओं के ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। भोजन के जो कण अवशोषित हुए हैं, अवशोषित उसी कण से जो है जब ऑक्सीजन उसमें मिलेगा तो भोजन के जो अणु जो अवशोषित हुआ है उसमें ऑक्सीजन मिलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। अब देखो ऑक्सीडेशन हम बार बार बोल रहे हैं, आज तुम लोग को समझ में नहीं अगर आए तो ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन को ही क्या कहते हैं, यानी ऑक्सीकरण को ही ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। यानी ऑक्सीकरण कहलाता है। और जो भोजन अवशोषित हुआ ना, वही भोजन अवशोषित भोजन में ऑक्सीजन मिल के जो ऑक्सीकरण के द्वारा क्या होता है, एनर्जी मिलता है। जब तक जो देखो हम क्या बताए थे कि जब C6H12O6 ये ग्लूकोज के रूप में हम क्या करते हैं, यानी भोजन के अणु प्राप्त होता है, यानी हमको प्राप्त होता पोषक तत्व। अब इसी में क्या होता है, ऑक्सीजन मिलता है। आज यही ऑक्सीजन मिलने के बाद जो है क्या हमको शरीर में यानी कोशिका में क्या होता है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो यही प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। दूसरा अगर पॉइंट की अगर हम बात करते हैं कि भोजन अणुओं में संचित ऊर्जा। अब देखो यहाँ भोजन अणु में जो संचित ऊर्जा है, इसमें जो एनर्जी स्टोर है, क्योंकि हम जो भोजन लेते हैं क्यों लेते हैं, एनर्जी के लिए। जो अवशोषित भोजन है तो अवशोषित भोजन में क्या है, एनर्जी है। अब वही क्या है, ऑक्सीजन मिलने के बाद हमारे कोशिका को ऊर्जा देगा। तो अब एक चीज़ बताओ कि भोजन अणुओं में संचित जो ऊर्जा है अधिक से अधिक मात्रा में मुक्त होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम भोजन की बात करते हैं, बात समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर अगर भोजन अणु यहाँ पर जो भोजन अणु की बात कर रहा है, कौन सा भोजन अणु, जो अवशोषित हुआ, अवशोषित जो भोजन है, वो अवशोषित भोजन में जो संचित ऊर्जा है, जो उसमें एनर्जी है, वो अधिक से अधिक मात्रा में ऊर्जा क्या करती है, मुक्त करती है। तब ना हमको एनर्जी मिलता है। हम बोल रहे हैं तो जब तक अगर मान लो, सिंपल सा एक एग्जाम्पल देते हैं। देखो अगर मान लो जैसे तुम ही लोग देखो, जैसे मान लो कि स्कूल गया, बोल दिया है कि 10 बजे से 9 बजे से, मान लो 9 बजे से 1 बजे तक क्लास चलेगा, ठीक है। अचानक क्या हुआ कि एक दिन बिना खाए हुए स्कूल चला गया, ठीक है, बिना खाए हुए स्कूल चला गया। जब बिना खाए हुए स्कूल जाएगा तो 9 से 10 बजा, चलो ठीक है, 1 घंटे निकल गया। दूसरी घंटी में चलो वो भी निकल जाएगा। जब तीसरी घंटी आएगा ना तो दिमाग काम करना बंद कर देगा, क्योंकि हमारे शरीर का जो एनर्जी था धीरे धीरे क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब जब ख़त्म हो जाएगा तो ना दिमाग काम करेगा, ना हाथ काम करेगा, लगेगा कि अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोर्ड पर लिख रहा है, सर जी क्या लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर लिख रहे हैं कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर लिख रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये रीज़न है कि हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा क्या है, जो संचित भोजन अणु है उसमें जो संचित ऊर्जा है वो क्या होता है, अधिक से अधिक मात्रा में क्या करते, रिलीज करते। कब, जब ऑक्सीजन उसमें मिलता है। इसके लिए उनका ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होना अनिवार्य है। यानी कहने का अर्थ है अधिक से अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी तब, जब देखो भोजन तो कर लिया, अब उसको ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या ऊर्जा मुक्त करेगा, नहीं करेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा तो उसमें अगर मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है तो उसमें क्या होगा ना, एनर्जी रिलीज होगा लेकिन कम मात्रा में होगा। रिलीज जो मुक्त अवस्था में अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलने के बाद अधिक से अधिक मात्रा में होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन के छोड़कर अन्य गैस मिलेगा तो वो क्या होगा, कम मात्रा में ऊर्जा रिलीज होगी। और जब कम मात्रा में ऊर्जा रिलीज होगी, अगर मान लिया जाए हमको चाहिए 100 ATP ऊर्जा, ठीक है, हमको चाहिए 100 ATP ऊर्जा, बात समझो, हमको चाहिए 100 ATP ऊर्जा, ठीक है। अगर मान लो कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, कोई ऐसा जगह ले लो कि कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ ऑक्सीजन कम मात्रा में उपस्थित है, उसको भोजन के लिए जो है पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिल रहा है, पर्याप्त आपूर्ति ऑक्सीजन की नहीं मिल रही है। जब पर्याप्त आपूर्ति ऑक्सीजन की नहीं मिलेगी ना,
नहीं मिलेगी तो भोजन से जो भोजन तो अवशोषित हो गया, यानी कहने का अर्थ जितना एनर्जी भोजन देने का था दे दिया, लेकिन ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने पर हमको चाहिए कितना 100 एटीपी, और 100 एटीपी एनर्जी हमको भोजन से मिल गया, भोजन से मिल गया। लेकिन अगर ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होगी तो यही 100 एटीपी एनर्जी जो है 50, मान लो कि 50 एटीपी रिलीज हुआ, तो हमको चाहिए था कितना 100, रिलीज कितना हुआ 50, तो बताओ 50 हुआ या 80, मान लो 80 हुआ, तो ये 20 तो कम रहा है, ये 20 हमारे लिए क्या हो जाएगा, हानिकारक कर देगा और शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर देगा। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, ये यानी कहने का अर्थ है हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होना जरूरी है। जो अवशोषित भोजन है, तो अवशोषित भोजन, जो अवशोषित भोजन है उसको जो है पर्याप्त यानी ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति जरूरी है, अन्यथा क्या होगा, हमको ऊर्जा प्राप्त नहीं होगा। अब यहाँ तक बात समझ में आ गया तो बताओ, आ गया समझ में? अगर बात समझ में आ गई तब आगे चलते हैं, अन्यथा आया समझ में? आ गया? चलो आ गया तो हम चलते हैं आगे। आगे क्या है कि अब देखो कि बृहत रूप में श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन। अब सार एक ही तरह बताएं, सारा यानी ये जो इतना प्रोसेस बताएं, है ना, यानी कहने का अर्थ है इतना प्रोसेस बताएं, ठीक है, अगर इसमें इतना प्रोसेस बताएं, है ना, ये प्रोसेस बताएं, ठीक है, ये प्रोसेस बताएं, यानी बाकी जितना भी प्रोसेस हम बताएं सभी में किस चीज़ के लिए था, यानी बृहत रूप से किसकी ज़रूरत होती है, ऊर्जा। और यही ऊर्जा के लिए हमको क्या चाहिए, श्वसन की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा के लिए हमको क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, श्वसन। अगर श्वसन नहीं होगा तो क्या होगा, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। क्या ऑक्सीजन के बिना कोई एक दिन जीवित रह सकता? नहीं रह सकता, 1 मिनट नहीं रह सकता, जैसे है ना। तो ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो श्वसन, अब इतना तो हम पढ़ लिए श्वसन, श्वसन के बारे में इतना समझा दें, बाकी ये सब इसका परिभाषा क्या है, तो परिभाषा कुछ नहीं, श्वसन वैसी प्रक्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं। तो ये वाला प्रोसेस नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। श्वसन वैसी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाए, ये प्रोसेस तो बताएं। यानी कहने का अर्थ है अगर श्वसन की बात करते हैं तो नासिका छिद्र के द्वारा बाकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और अन्य गैस, है ना, बाकी सभी लिया जाता है। अब ये कहाँ से ले रहे हैं, वायुमंडल से ले रहे हैं, बाहरी वातावरण, बाहरी वातावरण को ही क्या कहते हैं, वायुमंडल। अब वायुमंडल से ग्रहण करके फेफड़ा और रेड ब्लड सेल की मदद से जो ऑक्सीजन शरीर में ले रहा तो शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। अब पहुंचाए जाने से जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा एटीपी का निर्माण करता है। और यही जो है जैव ईंधन के रूप में कई चरण में विशिष्ट एंजाइम का निर्माण करके एटीपी का निर्माण करता है। जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा का संग्रह होता है किस में होता है, एटीपी में होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव ऊर्जा कहते हैं। तथा इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं के शरीर से बाहर निकाल लिया है। और वही प्रक्रिया में क्या है, यानी सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया के द्वारा ही क्या होता है, उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी पहले समझा चुके हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं समझे। अब देखो यहाँ अगर हम समझें तो देखो ये अभी श्वसन अगर हम पढ़ा दें, ठीक है, तो क्या खत्म हो गया? नहीं हुआ। ये अगला चैप्टर जब चैप्टर 3 आएगा ना तो उसमें भी आएगा। क्या पाचन खत्म हो गया? पहला चैप्टर अगर ले लें, पहला चैप्टर अगर हो गया कंप्लीट, क्या पाचन खत्म हो गया? नहीं, ये दूसरा चैप्टर में भी देखो पढ़ रहा है ना पाचन, ठीक है। अगला भी पढ़ेंगे, जैसे अभी श्वसन आगे भी पढ़ेंगे, जब रेड ब्लड सेल पढ़ेंगे, हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे, तब भी वहाँ पढ़ेंगे श्वसन का जिक्र होगा। क्योंकि बिना श्वसन, क्योंकि रेड ब्लड सेल क्या करता है, रेड ब्लड सेल की सहायता से ही जो है पूरे कोशिका में क्या होता है, पूरे कोशिका में श्वसन का प्रवाहित होता है।
भोजन किसके माध्यम से प्रभावित होता है? लाल रक्त कणिका से। श्वसन किसके माध्यम से जाता है? तो लाल रक्त कणिका से। शरीर में जितना भी अवशिष्ट पदार्थ बना, जैसे अवशिष्ट गैस बना, वो किसकी मदद से बाहर निकलता है? तो फेफड़े की मदद से निकलता है, यानी हीमोग्लोबिन के द्वारा, यानी हीमोग्लोबिन और फेफड़े की मदद, यानी रेड ब्लड सेल और फेफड़े की मदद से निकलता है। तो कहने का अर्थ है चैप्टर खत्म होने से वो चीज़ खत्म नहीं होती है। देखो, हर एक चीज़ को एक दूसरे चैप्टर से कनेक्ट करना सीखो, और जिस दिन कनेक्ट करना सीख जाएगा ना, तो कोई भी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ये कहता ना, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है। और रही बात, एक बात और, बात क्या है कि बहुत क्या होता है, कहता है, देखो सिंपल सा एक फंडा याद रखना। फंडा क्या? जैसे बहुत सुनने का भी मिलेगा, सुनने को क्या मिलेगा, जैसे अगर सिंपल सा एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि एक आदमी ए है, एक आदमी बी है। ठीक है। एक आदमी ए है, एक आदमी बी है, ये भी पढ़ रहा और ये भी पढ़ रहा। मान लो ये भी पढ़ रहा और ये भी पढ़ रहा, दोनों एग्ज़ाम दिया। मान लो कि ये 400 नंबर लाया, ये 420 नंबर लाया। ठीक है। पढ़ा दोनों साथ थे, दोनों साथ पढ़ रहा, दोनों एक ही कोचिंग में पढ़ रहा, दोनों एक ही जगह पढ़ रहा, दोनों एक ही यूट्यूब चैनल से। बाकी अब देखो, ये 400 लाया, अब मान लो कि तीसरा सी है जो कि 200 नंबर लाया। तो कहने का अर्थ है डिफरेंट माइंड भी डिफरेंट होता है। साथ ही साथ जो है, देखो पढ़ता तो सब ही है। ठीक है। लेकिन क्या है कि कुछ क्या होता है ना, कुछ क्या सोचता है कि हमें नंबर चाहिए, नंबर। और मेरे अकॉर्डिंग अगर कहा जाए तो नंबर के पीछे मत भागो, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, है ना। नंबर के पीछे कभी भी मत भागो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर हमको भागना ही है तो सीखने के पीछे जाओ, सीखने के पीछे भागो, सीखने के पीछे भागो, नंबर तुम्हारे पीछे भागेगा। ठीक है। अब मान लो सिंपल सा एग्जांपल तुमको देते हैं कि हम सोच रहे हैं कि जैसे मान लो साइंस है, हम मान रहे हैं कि 80 नंबर का एग्जाम है, हम 80 में 80 लाएंगे, तो क्या सोचने से हो जाएगा? नहीं, इसके पहले क्या है, सीखना पड़ेगा। और सीखेगा नहीं तो लिखेगा नहीं, और लिखेगा नहीं तो नंबर तुम्हारा आएगा नहीं। तो इसलिए कहते हैं सीखने के पीछे भागो, सीखना है, समझना है, और सीखना है, समझना है तो नंबर अपने आप आएगा। नंबर के पीछे मत भागो। अभी सिर्फ देखो कि हम सीख कितना रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब देखो, जैसे अगर सिंपल सा अभी हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर बता दिए, समझा दिए। ठीक है। अब पहला चैप्टर का जितना एक्सरसाइज है खुद बना के देखो बनता है कि नहीं। ठीक है। अभी बना के देखो बनता है कि नहीं, नहीं बनता तो क्या करो, कमेंट करो। ठीक है। बाकी है ना, उसको भेजो, हम बताएंगे फिर। ठीक है। तो उसको बनाओ। उसी तरह केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हो गया, फिजिक्स का हो गया। तो कहने का अर्थ है हमेशा ध्यान रखो कि हमें सीखना है। ठीक है। तो सीखने के पीछे भागो, कभी भी जो है नंबर के पीछे मत भागो। नंबर तुम्हारे पीछे भागेगा अगर सीख जाएगा तो। ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। तो चलो, श्वसन हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो श्वसन अभी जस्ट बता रहे थे, तो देखो समझो बात। श्वसन क्रिया के निम्नांकित समीकरण द्वारा, यानी इसका समीकरण तो अभी जस्ट बता रहे थे ना, ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन मिला और एंजाइम बनाया तो क्या चीज़ निकला? CO2 निकला। और क्या निकला? जल निकला। और ऊर्जा क्या हो गया? बाहर निकल गया। और यही ऊर्जा हमको ज़रूरत है। बाकी जल जो है मूत्र बन के निकल जाता है। ठीक है। और बाकी जो CO2 जो है श्वसन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। ठीक है। तो ये श्वसन का हो गया। ठीक है। ये श्वसन का क्या हो गया? रासायनिक समीकरण। बात समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो कोशिकीय ईंधन यहाँ समझते हैं। जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए
कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है। यानी जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः किसका उपयोग करती है? जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए किसका उपयोग कर रहा है? ग्लूकोज का। और यही ग्लूकोज उपयोग करते हैं। ग्लूकोज को क्या कहते हैं? कोशिकीय ईंधन कहते हैं। यानी कोशिका जो ईंधन है, कोशिका का जो ईंधन है, ईंधन के रूप में कौन कार्य करता है? तो ग्लूकोज करता है। क्योंकि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से मिलता है और एंजाइम से मिलता है तो क्या चीज़ बनाता है? CO2 और जल बनाता है और ऊर्जा। तो हमको क्या चीज़ चाहिए? हमारे शरीर को क्या चीज़ चाहिए? ऊर्जा चाहिए। इसीलिए हमको क्या है? कोशिकीय ईंधन के रूप में क्या कार्य करता है? तो ग्लूकोज करता है। कोई दिक्कत नहीं। समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। यानी समस्त जैव कोशिका, अगर हमारे शरीर की सभी जैव कोशिका की बात करें तो ये रासायनिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा का क्या है? वाहक है। चूंकि इसका उत्पादन शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं, क्योंकि इसका जो भी रासायनिक ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है शरीर के अंदर ही हो रहा है, तो शरीर के अंदर हो रहा है तो शरीर के अंदर क्या है? जीवित कोशिका है ना। जीवित कोशिका है तभी जो है उसका क्या हो रहा है? उत्पादन हो रहा है। जीवित कोशिका नहीं होता तो क्या उत्पादन होता? नहीं होता। तो शरीर के अंदर क्या है? जीवित कोशिका है। अब जीवित कोशिका है तो उससे क्या हो रहा है? शरीर के अंदर उसका उत्पादन बढ़ रहा है। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? जैव ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? जैव ऊर्जा भी कहते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर अगर हम अगला पॉइंट बात करें तो देखो, श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है। अब यही देखो, यहाँ पर अभी हम जस्ट बता चुके हैं ऑलरेडी, ये जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन से मिलने के बाद एंजाइम और ऊर्जा का उत्पादन होता है। और उत्पादन होने के बाद देखो क्या है? श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, C6H12O6। और जब इसमें ऑक्सीजन मिलता है तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। जब ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्योंकि ये जो प्रक्रिया होती है कहाँ होती है? ये जो प्रक्रिया कहाँ होती है? कोशिका में होती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और संपूर्ण कोशिकीय श्वसन की दो अवस्थाएं होती है। नंबर 1 अवायवीय श्वसन, दूसरा वायवीय श्वसन। तो अब अगर हम बात करें तो संपूर्ण कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवायवीय श्वसन, एक होता है वायवीय श्वसन। अब बताओ, यहां तक अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ, देखते हैं, बोलो है किसी को दिक्कत? अगर नहीं है तो चलते हैं आगे। दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत नहीं है तो चलते हैं आगे, है ना। आगे देखते हैं अवायवीय श्वसन। अब देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट समझते हैं। वायवीय श्वसन क्या होता है? यानी अगर हम श्वसन की बात करते हैं, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, अवायवीय और वायवीय। अब देखो, अगर इसका सिंपल से अगर हम परिभाषा लिखें तो श्वसन की वह प्रक्रिया, श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन कहलाता है। अवायवीय श्वसन कहलाता है। अगर हम दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, वायवीय श्वसन, तो देखो वायवीय श्वसन है ना, श्वसन की वह प्रक्रिया है ना जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, वायवीय श्वसन कहलाता है। बाकी अगर अवायवीय श्वसन है ना, अवायवीय श्वसन हो गया, वायवीय श्वसन, ये 9th में
बहुत बढ़िया से समझाए थे। ठीक है, तो कहने का अर्थ अवायवीय श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन क्या होता है, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, 9th में भी पढ़ाए थे, और इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है। तो इसमें देखो श्वसन की वह प्रक्रिया, क्योंकि देखो थ्योरेटिकल हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर बायोलॉजिकल की बात करें तो बायोलॉजिकल हम अभी पीछे हम बताएंगे। ठीक है, बायोलॉजिकल क्या होता है वो हम लेके आए। ठीक है, तो अवायवीय श्वसन की अगर बात करें, श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, वह श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन। यानी जहां ऑक्सीजन नहीं हो वहां अगर श्वसन हो रहा है तो वह प्रक्रिया क्या है, अवायवीय श्वसन कहलाता है। ऐसे में क्या है ना, कुछ बैक्टीरिया हो गया है ना, बैक्टीरिया ये सब हो गया। अगर हम बात करें बैक्टीरिया हो गया, इसमें एग्जाम्पल ले लो मानव, है ना। तो कहने का अर्थ है जहाँ ऑक्सीजन नहीं हो और वहाँ श्वसन अगर कोई भी जीव कर रहा है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो बताओ मनुष्य क्या जहाँ ऑक्सीजन नहीं रहेगा वहाँ श्वसन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, वायवीय श्वसन कहलाता है। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर श्वसन हो रहा है तो उसको वायवीय श्वसन, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर श्वसन हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, यहाँ श्वसन होता है, श्वसन लिखना भूल गए, यहाँ भी उपस्थिति में श्वसन होता है, इसको मिटाओ, लिखो श्वसन होता है, श्वसन होता है, क्या कहलाता है, वायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो हो गया श्वसन के दो भाग, अवायवीय और वायवीय। यही चीज़ अभी हम देख रहे थे। तो अवायवीय श्वसन क्या है, इसके अंतर्गत ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अब देखो बात वही है कि जो हम लोग पढ़ें कि जो श्वसन होता है, श्वसन क्या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो ऑक्सीजन श्वसन जो किसमें, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है ना। लेकिन यहाँ बायोलॉजिकल टर्म में क्या दे दिया कि ग्लूकोज का आंशिक विखंडन, जो हम अभी ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलने के बाद ही जब मिलता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलने के बाद, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाती है, ऑक्सीडेशन कहलाती है। और वो दोनों के मिलने के बाद जो टूटता है, जो विखंडन होता है, वही विखंडन जो है ऑक्सीजन की अगर अनुपस्थिति में होता है तो वही क्या कहलाता है, अवायवीय श्वसन कहलाता है। अब समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर दिक्कत है तो बताना है। ठीक है, अब देखो इस प्रक्रिया में ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होता है। ये जब प्रक्रिया होती है ना, तो इसमें क्या होता है, आंशिक रूप से विखंडन होता है, पूरी तरह से विखंडन, क्योंकि ऑक्सीजन मिल नहीं रहा। जब ऑक्सीजन मिल नहीं रहा तो ग्लूकोज क्या होगा, पूरा टूटेगा। विखंडन मतलब क्या, टूटना। अब ग्लूकोज इसमें पूरी तरह से टूटेगा ही नहीं। जब ग्लूकोज पूरी तरह से टूटेगा ही नहीं तो क्या उसमें निहित ऊर्जा बहुत छोटा, क्या उसमें जो निहित ऊर्जा है क्या पूरी तरह से मुक्त होगा, नहीं होगा। अगर मान लिया जाए, ये मान लो कि ग्लूकोज है, अब क्या है, इसको टूटना चाहिए एकदम इस तरह से। ठीक है, लेकिन क्या है, टूट गया इस तरह से, तो बताओ इससे पूरा एनर्जी रिलीज होगा, नहीं होगा। यानी कहने का अर्थ है आंशिक रूप से टूटा है, तो इससे एनर्जी रिलीज होगा, नहीं होगा। तो यही चीज बात कर रहा है कि इस प्रक्रिया में ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होता है, अतः इसमें निहित ऊर्जा का बहुत छोटा भाग ही मुक्त होता है। यानी जितना मुक्त होना चाहिए उतना मुक्त नहीं होता है। और जब मुक्त नहीं होता, मान लो कि ग्लूकोज इतना है और इसमें से इतना भाग ऊर्जा मुक्त हुआ, इतना ऊर्जा मुक्त हुआ और इतना बच गया, तो यही जो बचा हुआ भाग ये पायरुवेट के बंधनों में संचित रह जाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, पायरुवेट के बंधन में क्या होता है, संचित हो जाता है, यानी जाके जमा हो जाता है। पायरुवेट कोशिका है, वहाँ जाके जमा हो जाता है। अब देखो इस क्रिया द्वारा एक अणु ग्लूकोज के दो अणु को पायरुवेट का निर्माण करता है, और यही क्रिया में ग्लूकोज जो है दो अणु पायरुवेट का निर्माण करता है। यह क्रिया कोशिका दर में होता है। यह किस में होता है, कोशिका दर में होता है। जब कोशिका पढ़ा था तो कोशिका होता है, जैसे मनुष्य की अगर बात करें तो बाहरी क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है। ठीक है, फिर कोशिका भित्ति होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, कोशिका दर पाया जाता है। तो कहने का अर्थ ये जो क्रिया कहाँ होती है, जो पायरुवेट बनता है, पायरुवेट का निर्माण होता है, ये किस में होता है, कोशिका दर में होता है। कोशिका दर में क्या है, लिक्विड है, क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो बताओ।
ठीक है, ये तो देख ही लिए हैं। अब देखो पायरुवेट के आगे की स्थिति के निम्नांकित 3 प्रकार की होती है। जो पायरुवेट बन रहा था ना, इसमें 3 प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है। पहला तो क्या है कि पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। जब ऑक्सीजन नहीं रहता है तो यही पायरुवेट किस में परिवर्तित हो जाता है, तो इथेनॉल में परिवर्तित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। और यही क्रिया क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। और जो क्या है, ईस्ट में होता है। कहाँ होता है, ईस्ट यानी खमीर में होता है। ईस्ट को क्या बोलते हैं, खमीर भी बोलते हैं। ये प्रक्रिया किस में होती है, किण्वन का प्रोसेस किस में होता है, ईस्ट यानी खमीर में होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। जब पायरुवेट में जब ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी तरह से नहीं होगा तो वो क्या चीज़ का निर्माण करेगा, इथेनॉल का निर्माण करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। और यही क्रिया क्या कहलाता है, पायरुवेट में जब पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। और ये प्रोसेस किण्वन कहलाता है। यही किण्वन की प्रक्रिया जो है किस में होती है, ईस्ट में होती है यानी खमीर में होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पायरुवेट का पहला प्रकार, जो पायरुवेट बनने के बाद ये पहला प्रोसेस होता है। ठीक है, पहला प्रोसेस हो गया। अब पहला प्रोसेस के बाद अगर हम दूसरा प्रोसेस देखें, अब देखो ये पायरुवेट अम्ल जब बनता है ना तो बड़ा खतरनाक माना जाता है। देखो कभी कभी देखो हम कहते हैं कि हमारे शरीर में अगर रक्त की आपूर्ति नहीं होता है तो क्या क्या होने लगता है। तो देखो कुछ समझ में आएगा। ठीक है, घर में देखा होगा बड़े बुजुर्ग के साथ ऐसा स्थिति उत्पन्न होती है। अब देखो दूसरा उसी से रिलेटेड है। ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियां में पायरुवेट से लैक्टिक एसिड का निर्माण होती है। जब हमारे शरीर में पायरुवेट अम्ल बनता है तो अगर मान लिया जाए ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी तरह से नहीं होगा ना तो वहाँ लैक्टिक अम्ल जन्म जाएगा, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। और वही हमारी पेशी के कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचय से जब हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल ज़्यादा मात्रा में बन जाता है ना तो वही जो दर्द का कारण बनता है। तो देखता है बूढ़ा बुजुर्ग कहता है कि घुटना दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, जांघ दर्द कर रहा है, बैकबोन दर्द कर रहा है। रीजन क्या है कि वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन की पूरी तरह से सप्लाई नहीं हो पाती जिसके कारण लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। और लैक्टिक एसिड अधिक मात्रा में जमा होने के कारण क्या होती है, दर्द उत्पन्न होने लगते हैं। बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने के बाद हमारी मांसपेशियों में इसी कारण से ऐंठन या तकलीफ होती है। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम मान लो कि हम रोज़ 1000 मीटर दौड़ रहे हैं या 1 किलोमीटर दौड़ रहे हैं। तो 1 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो जब शुरुआत दौड़ना स्टार्ट करेगा ना तो शरीर, पूरे शरीर में जो है मान लो कि रोज दौड़ रहे हैं तो हमारे शरीर को जितना रक्त की यानी क्योंकि उस समय क्या ब्लड बढ़ता है। अब ब्लड जब हम दौड़ते हैं तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। तो जब ब्लड सुचारू रूप से जितना स्पीड, अगर मान लो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ब्लड चल रहा है, अगर हम जब दौड़ते हैं यही स्पीड अगर 10 किलोमीटर प्रति, अब बताओ इसको अगर 5 लीटर ऑक्सीजन की दरकार है तो इसको कितना 10 लीटर ऑक्सीजन की दरकार है और उस समय नहीं मिल पाती है। और नहीं मिल पाएगी तो शरीर में क्या होगा, ऐंठन होगा ही ना। तो कहने का अर्थ पूरी तरह से अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, जब क्या हम क्या ज़्यादा चलते हैं या दौड़ने पर हमारी मांसपेशियों में ऐंठन जो आती है इसी के कारण आती है। क्योंकि पायरुवेट जो है, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो भोजन का संचय हुआ जिससे पायरुवेट बना। अब पायरुवेट क्या करता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सही से आपूर्ति नहीं हो पाती तो लैक्टिक एसिड जम जाता है। और लैक्टिक एसिड जमने से जो है हमारे शरीर में क्या होता है, दर्द होने लगता है। क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो बताओ, नहीं आया तो फिर से देखेंगे। हाँ देखो एक बात और ध्यान रखना, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन देना है। ठीक है, बाकी तो सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। साइंस का तो ठीका ले रखे हैं साइंस का। रही बात मैथ का, मैथ का भी ख़त्म करेंगे। ठीक है, आज करेंगे। मान लो कि साइंस ख़त्म कर दें, उसके बाद अगर 6 महीना भी रहा ना ख़त्म कर देंगे। मैथ क्या है, इसलिए मैथ अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। क्या है कि प्रोसेस थोड़ा डिले चल रहा है। कभी लाइनें नहीं है तो कभी क्या नहीं है, कभी क्या नहीं है, जिसके कारण मैथ नहीं स्टार्ट हो पा रहा। कल का क्लास भी नहीं हो पाया क्योंकि लाइन कट गया था बीच में। अब शाम को ड्यूटी 3 बजे से आए, ड्यूटी करके 3 बजे के बाद
सोचिए अब दिन होता है तो दिन में क्या है कि लाइट भी आ जाता है तो उससे बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 3 बजे के बाद आओ, उसके बाद थोड़ा आराम करेगा, आराम करके जब बात आई कि अब थोड़ा देख लेते हैं, बनाना है वीडियो बनाने लाइन ही कट गया, बाहर भी अंधेला अंदर भी अंधेला, क्या करेगा। लाइन फिर 8 बजे रात में आई, 8 बजे हम ही जो है नींद मार रहे थे, सो गए। लाइन नहीं था तो क्या करते, सो गए, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। अब देखो अगला क्या है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अब देखो अभी हम क्या देख रहे थे कि ऑक्सीजन अगर पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा, नहीं मिल रहा तो पायरुवेट क्या हो रहा, पूरी तरह से विखंडन नहीं हो रहा, लैक्टिक एसिड बन जा रहा। अगर वही पायरुवेट एसिड में, अगर मान लो पायरुवेट में अगर जो है ऑक्सीजन पूरी तरह से मिल जाता है, जब पूरी तरह से मिल जाएगा तो यही कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करता है। और यह क्रिया जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ उपस्थिति है तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, वायवीय श्वसन कहलाता है। तो अभी हम क्या देख रहे थे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में देख रहे थे। अब यहाँ तीसरा प्रोसेस क्या आ गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में आएगा तो वो क्या किसके अंतर्गत आ जाएगा, वायवीय श्वसन। तो अब हम देखेंगे क्या, वायवीय श्वसन। दिख रहा एक एक पॉइंट क्या है, दूसरे से कनेक्टेड है। यही बोलते हैं कि अगर एक चुका तो दूसरा गया, गोल है ना, ये बात ध्यान में रखना। अब देखो वायवीय श्वसन, तो वायवीय श्वसन तो हम बता चुके हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं क्या होता है, ठीक है। अब वायवीय श्वसन के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, जो वायु यानी श्वसन श्वसन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जो है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अगर श्वसन हो रहा है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में श्वसन हो रहा है तो क्या कहलाता है, वायवीय श्वसन कहलाता है। अब यहाँ बायोलॉजी के टर्म में देख लेते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन, क्योंकि उधर पायरुवेट का विखंडन किस में हो रहा था, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा था, इसलिए अवायवीय श्वसन। और यहाँ पायरुवेट का विखंडन किसकी स्थिति में हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो देखो दोनों को कनेक्ट, क्योंकि अवायवीय वायवीय दोनों एक ही है, मतलब उसका जस्ट अवायवीय का जस्ट अपोजिट क्या है, वायवीय है। तो दोनों को कनेक्ट करना सीखो। अगर कनेक्ट करना, जब कनेक्ट करना सीख जाएगा ना तो याद रह जाएगा, और याद रह जाएगा तो एग्जाम में आसानी से लिख देगा, ठीक है। तो 3 कार्बन वाले पायरुवेट अणु विखंडित होकर 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनाते हैं। और यही 3 कार्बन जो कार्बन अणु बन रहा था तो वही जो है 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनाता है। और इसके साथ जल और रासायनिक ऊर्जा भी मुक्त होती है। जल भी मुक्त होता है और रासायनिक ऊर्जा भी मुक्त होती है, जो एटीपी के रूप में, जो हमारे यानी एनर्जी, हमारे शरीर में जो एनर्जी संचित होता है किस रूप में होता है, एटीपी के रूप में होता है। अब देखो एटीपी क्या है, इसके हम अगले क्लास में बताएंगे एटीपी क्या है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर सिर्फ ध्यान रखना कि एटीपी अणुओं में संचित हो जाती है। एटीपी के विखंडन से जो ऊर्जा मिलती है, इससे कोशिका के अंदर होने वाली विभिन्न जीव, तो यही एटीपी। अब देखो क्योंकि अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया ग्लूकोज, अब एनर्जी किस रूप में स्टोर हो गई, एटीपी में जाकर स्टोर हो गई। यही एटीपी से जब ऊर्जा रिलीज होगी, तो जैसे हम हाथ हिला रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये जो बोलने की प्रक्रिया है, तो ये सब जितना हमको एनर्जी की आवश्यकता है, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, यही एटीपी से मिलती है। तो ये प्रोसेस किस में होता है, तो वायवीय श्वसन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अगला बात करते हैं, तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है। तो अब बताओ, इसमें अंतर लिखना कोई बड़ी बात है। वायवीय क्या है, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में भोजन ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। सब पीछे बता चुके हैं ऑलरेडी। वायवीय श्वसन भोजन के पूर्ण का विखंडन होता है, सेम लिख दिया, अपूर्ण रूप से विखंडन होता है, ठीक है। वायवीय श्वसन में भोजन का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में जो है विखंडन एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में होता है। वायवीय श्वसन उच्च जीवधारियों में पाई जाती है, जैसे ज़्यादातर पौधे, जंतु और मानव, हिरन, पक्षी में पाया जाता है, जबकि किसमें, अवायवीय श्वसन निम्न जीवधारी, इष्ट, फीता, कृमि, ये सब चीज़ में पाया जाता है। कहानी खत्म। तो अब बताओ, जब वायवीय श्वसन हमको पता चल गया, अवायवीय श्वसन पता चल गया, तो उन दोनों के बीच डिफरेंस लिखने बोलेगा तो क्या, उसी से 3 को छाट लेंगे, वायवीय श्वसन से 3 को छाट लेंगे, अवायवीय श्वसन से 3 पॉइंट छाट के लिख दिए, बाकी उसका एग्जाम्पल दे दिए, यही क्या हो गया,
हमारा डिफरेंस हो गया। तो कहने का अर्थ है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। अब बताओ समझ में आया? समझ में आ गया तो आगे चलो और आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान रखो, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कल छूट गया था, कल बायोलॉजी का पार्ट 1 छूट गया था क्योंकि मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है। अब बुक अवेलेबल नहीं है तो दिक्कत हो जाता है थोड़ा। पीडीएफ मंगाएं, उसके बाद जो है फिर बनाना पड़ता है, पीडीएफ बनाओ फिर जो है, और यहाँ मिलता भी नहीं है बिहार बोर्ड का बुक, जिसके कारण हम जाके खरीद भी लें। ऑनलाइन खोजते हैं तो ऑनलाइन में भी वो बुक नहीं मिल पाता है, ठीक है। एनसीईआरटी मिलता है, एनसीईआरटी से क्या पढ़ाना, ठीक है। पढ़ाने तो हम सोचे उसी से पढ़ा दें, फिर सोचे नहीं, जो बुक है उसी से पढ़ा देते हैं, जो चलता है बिहार में वही तो इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो अब से कोशिश रहेगा कि हम रेगुलर रहेंगे। नहीं मैथ रेगुलर होगा लेकिन साइंस अभी रेगुलर ही चलेगा, एक वीडियो, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं और जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।